हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग ने मौलिक अधिकारों से शुरुआत की थी, जहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था मौलिक अधिकार तथा विधिक अधिकार में अंतर क्या होते हैं। तो उसे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य की क्या परिभाषा संविधान में दी गई है। तो उसे आज हम लोग आर्टिकल 12 के तहत समझेंगे। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो जो हम लोग राज्य को सुनते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो संविधान में किस तरह से राज्यों को परिभाषित किया गया है तो उसे देखते हैं आज हम लोग। आर्टिकल 12 के तहत राज्य को परिभाषित किया गया है। परिभाषित, तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, परिभाषित किया गया है। तो अब देखते हैं राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। पहला हो गया संसद, दूसरा संसद हो गई, राज्य संघ सरकार हो गई, ये सभी राज्य के अंतर्गत आती हैं। संसद हो गई और राज्यों की विधायिका हो गई, राज्यों की विधायिका हो गई, राज्यों की सरकारें हो गई, तीसरा क्या होगा, स्थानीय सरकारें हो गई, स्थानीय सरकारें हो गई। स्थानीय सरकारों में क्या हो गया, नगर पालिका हो गई और पंचायत हो गई। तो संविधान में इस तरह से राज्यों को परिभाषित किया गया। जो नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी, तो इस तरह से संविधान में राज्यों को परिभाषित नहीं किया गया। संविधान में कुछ अलग तरह से राज्य को परिभाषित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णयों में कुछ राज्यों को परिभाषित किया है। तो उनको भी देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से राज्यों को परिभाषित किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने निर्णयों में राज्यों को परिभाषित भी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार किन किन संस्थाओं को राज्यों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो उसे हम लोग आज देखेंगे विस्तार से। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं को राज्य के अंतर्गत माना गया है। कौन कौन सी संस्थाएं उसे देख लेते हैं। सभी सरकारी एजेंसियां, सभी सरकारी एजेंसी व सरकारी उपक्रम। तो सरकारी एजेंसियों में क्या क्या आ जाएगा, एनसीबी आ जाएगी, नेशनल एनसीबी आ जाएगी और सीबीआई आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, जो आप लोग नॉर्मली सुनते रहते होंगे, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, ये सब सरकारी एजेंसियां होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी संस्थाओं को भी राज्यों के अंतर्गत शामिल किया है। दूसरा क्या हो गया, सरकारी उपक्रम हो गए। इसमें क्या क्या आ गया, जो भी सरकारी कंपनियां हो गई, भेल हो गई, इंडियन ऑयल हो गई, ये सभी सरकारी उपक्रम है। ये सभी राज्य के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किए हैं। तो ये हो गई सभी सरकारी एजेंसी व सरकारी उपक्रम। दूसरा क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वे सभी संस्थाएं जो राज्य के वित्त से संचालित होती, उन सभी संस्थाओं को राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जो भी राज्य के वित्त से संचालित होंगी उन सभी संस्थाओं को राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। राज्य के वित्त से संचालित सभी संस्थाओं को राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो इसमें राज्य के वित्त से कौन कौन सी संस्थाएं संचालित होती हैं उसे देखते हैं। इसमें हो गया पहला सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी विश्वविद्यालय हो गए और तीसरा क्या हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गए। तो ये सभी संस्थाएं राज्य की वित्त से संचालित होती है। इसमें क्या आ गया, हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे कि आपको फिर एक बार आपको समझ में आ जाए तो बस आपको फिर आंसर लिखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरा हम लोग मेंस की अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। इस चैनल पे अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे मेंस की भी तैयारी होगी और मेंस के साथ साथ आपकी प्री की तैयारी हो जाएगी। सरकारी स्कूल में क्या हो गया, नवोदय स्कूल हो गए, एकलव्य स्कूल हो गए। जो अभी सरकार एकलव्य जितने भी स्कूल चलाती है तो उसके लिए जो अनुदान देती है, तो इस तरह से ये भी सब राज्य के वित्त से संचालित होते हैं।
सरकारी विश्वविद्यालय में क्या हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया। और सरकारी हॉस्पिटल में क्या हो गया, एम्स हो गया। और जितने भी सरकारी, जितने भी, जैसे एक हैलट हो गया, हैलट हो गया, और ये एम्स हो गया। तो ये सभी सरकारी हॉस्पिटल हैं जो राज्य की वित्त से संचालित होती है। राज्य में क्या क्या शामिल होता है, राज्य में शामिल होता है संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, और यहाँ पे कौन कौन सी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने किन किन संस्थाओं को राज्य के अंतर्गत शामिल किया है, उसमें सभी सरकारी एजेंसियां शामिल हो गई, और राज्य की वित्त से संचालित सभी संस्थाएं भी राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी विश्वविद्यालय हो गए, सरकारी हॉस्पिटल हो गए। आप लोग एग्जाम्पल भी जरूर नोट करिए, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप लोग अभी नोट करेंगे तो थोड़ी देर बाद हो सकता है भूल भी जाएं, लेकिन आप लोग अगर एग्जाम्पल से अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको भूलने की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे सरकारी स्कूल में नवोदय एकलव्य हो गया, और विश्वविद्यालय में डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई। और सरकारी हॉस्पिटल में क्या हो गया, एम्स हो गया और हैलट हो गया। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसे राज्य के अंतर्गत शामिल किया है, इधर सभी सरकारी एजेंसियां होगी, राज्य के वित्त से संचालित होगी, और सभी सरकारी अधिकारी भी, सभी सरकारी अधिकारी भी राज्य के अंतर्गत माने जाएंगे, राज्य के अंतर्गत माने जाएंगे। तो सरकारी अधिकारी में क्या क्या हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, और जितने भी सरकारी अधिकारी हो गए जैसे पीसीएस हो गया, ये सभी राज्य के अंतर्गत माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में निम्नलिखित संस्थाओं व अधिकारियों को राज्य के अंतर्गत माना है। तो ये हो गया कि राज्य को संविधान में किस तरह से परिभाषित किया गया है और राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से परिभाषित किया, तो उसे आज हम लोग ने जान लिया है। तो क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों में हम लोग हमेशा राज्यों का उल्लेख देखेंगे कि राज्य के विरुद्ध हम लोग को मौलिक अधिकार होते हैं। तो आपको पहले राज्य को जानना बहुत जरूरी है कि राज्य क्या होता है एक्चुअली में। नॉर्मली राज्य क्या सुनते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो लेकिन संविधान में राज्यों को अलग तरह से परिभाषित किया गया है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग नोट्स भी जरूर बनाइए, ऐसे ही आप लोग अपने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए, सो दैट आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। इधर एनसीबी हो गया, सीबीआई हो गया, जो आप लोग नॉर्मली खबरों में सुनते हैं, तो इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अंतर्गत शामिल किया है। अब हम लोग आते हैं कि राज्यों की जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो उसे हम लोग समझते हैं आज। और यहाँ से मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन, जो विशेषताएं होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो हम लोग का आर्टिकल 12 कंप्लीट हो गया है। आज अभी हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। तो विशेषता में मौलिक अधिकारों की पहली विशेषता देखते हैं। ये व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसको समझते हैं कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कैसे जरूरी होते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे अगर व्यक्ति को मौलिक अधिकार न मिले तो मौलिक अधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपना जो भी क्षमता होती है और जो भी विशेषताएं होती है उसका पूर्ण विकास नहीं कर पाता। जैसे हमारे देश में महिलाओं को अगर कोई फ्रीडम मिली हुई है तो महिलाएं, आप देख रहे होंगे कि महिलाओं को अधिकार मिलने के कारण महिलाएं कहाँ जा रही, महिलाओं को यदि अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो इसके कारण क्या होता है, महिलाएं अपनी जो भी व्यक्तित्व का विकास कर पा रही हैं। जैसे महिलाएं क्या हो गई, सेना में जा रही हैं,
सेना में जा रही हैं, महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। और आपने अभी सुना होगा कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, तो मिस यूनिवर्स बन रही हैं, किसी भारतीय ने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब। तो महिलाएं देखिए आप लोग, उनको फ्रीडम मिली हुई, तो महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जो भी एक व्यक्तित्व का विकास कर पा रही हैं। किसके कारण? मौलिक अधिकारों के कारण वो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर पा रही हैं। यहाँ पे महिला, और ये एग्जाम्पल हो गया कि कैसे अगर आदमी को फ्रीडम मिले तो कैसे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो मौलिक अधिकार मिलना बहुत आवश्यक है अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए। अपने जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है उसको कैसे बाहर उसका विकास किया जाए, तो उसके लिए मौलिक अधिकारों का मिलना बहुत ही आवश्यक है। इसे आप लोग महिलाओं के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यदि महिलाओं को आपने कह दिया कि आप बाहर नहीं जाएंगे तो कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे, तो इसलिए महिलाओं को भी जो अधिकार मिलना बहुत ही आवश्यक है, सभी को मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी पर्सनालिटी को उसका विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो ये हो गया, अपने एग्जाम्पल के साथ समझा कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो भारत में फिल्म इंडस्ट्री का विकास क्यों हुआ है। इसका एक कारण है कि भारत में लोगों को फ्रीडम दी गई है कि आपको लिखने की आज़ादी, आपको अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाने की आज़ादी, जिस कारण एक भारत में एक फिल्म इंडस्ट्री का विकास हुआ है। इसको अगर आपको कंपेयर करना हो कि सऊदी, जो भी जितनी अरब कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री का विकास क्यों नहीं हुआ है। इसका एक कारण है कि वहाँ पे लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं है वहाँ लिखने की, बोलने की। तो ये कारण है कि भारत में एक फिल्म इंडस्ट्री का बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो एक किस कारण हो रहा है, ये मौलिक अधिकारों के कारण हो रहा है, जिस कारण लोग अपने पर्सनालिटी को बाहर ला पाते हैं और जिस कारण यहाँ पे लोग अपने जो भी कार्य करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि भारत में अगर फिल्म इंडस्ट्री विकसित हो रही है तो इसका एक प्रमुख कारण ये है कि भारत में लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिस कारण वे अपनी पर्सनालिटी का विकास कर पा रहे हैं। तो ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या समझा कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे आप लोग जो करंट का एग्जाम्पल है, जैसे मिस यूनिवर्स भारतीय बनी है, तो उनको उनके माँ बाप ने फ्रीडम दी, जिस कारण उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को व्यक्तित्व किया और एक मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लोगों को अधिकार देना कितना आवश्यक है एक देश में लोगों को, जो देश के लोगों को मौलिक अधिकार मिलना। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही आवश्यक है। इधर आप लोग लिख सकते हैं कि राजनीति में भी महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, राजनीति में भी महिलाएं तो अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो ये मौलिक अधिकार की दूसरी विशेषता ये होगी कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? राज्य के विरुद्ध। मौलिक अधिकार किसे मिले हुए हैं? मौलिक अधिकार किसे मिले हुए हैं? नागरिकों को मिले हुए हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। किसको प्राप्त हैं? नागरिकों को। यदि कोई राज्य का अधिकारी हो गया, यदि सोचिए कि कोई राज्य की पुलिस हो गई, किसी आदमी को जबरदस्ती उठा के ले जाती है, तो मौलिक अधिकार उस समय उनकी मदद कौन करेगा? मौलिक अधिकार नागरिकों की मदद करेंगे। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों की मदद करेगा? आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत ये राज्य से संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं,
या हाई कोर्ट जा सकते हैं। किसके तहत? 226, इधर 32 के तहत। यदि कोई भी राज्य का कर्मचारी, कोई भी राज्य का अधिकारी किसी नागरिक को परेशान करता है तो वो अपने अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये हो गया मौलिक अधिकार राज्य से आपको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये हो गई दूसरी विशेषता हो गई। ये हो गया राज्य हो गया। राज्य में कौन कौन आता है? आईएएस हो गया, जो अभी हम लोग ने राज्य को डिस्कस किया है। आईपीएस हो गया, जितने भी पुलिस अधिकारी हो गए। तो इनसे संरक्षण कौन प्रदान करता है? मौलिक अधिकार नागरिकों को संरक्षण प्रदान करते हैं। किससे प्रदान करते हैं? राज्य से। राज्य के विरुद्ध संरक्षण कौन प्रदान कर रहा है? मौलिक अधिकार प्रदान कर रहे हैं। तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि तीसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसमें आर्टिकल याद रखिएगा, ये आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 32 आर्टिकल और 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं राज्य से संरक्षण प्राप्त करने के लिए। तो ये हो गया मौलिक अधिकारों की सेकंड विशेषता। अब आते हैं हम लोग तीसरी विशेषता पे। तीसरी विशेषता ये होगी कि मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक शासन की पहचान होती है। लोकतांत्रिक शासन की पहचान होती है। तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया। लोकतंत्र का एक ये भी मतलब है कि लोगों को जो वहाँ के नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार भी दिए जाएं। तो लोकतांत्रिक शासन में केवल वोट देना ही जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ वोट देना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वोट देना तो जरूरी है, इसके साथ साथ वहाँ पे मौलिक अधिकारों को देना भी, मौलिक अधिकार भी लोकतांत्रिक शासन की पहचान होते हैं। मौलिक अधिकार भी लोकतांत्रिक शासन की पहचान होते हैं। और ये हो गया पहला पॉइंट। लोकतांत्रिक शासन की एक और विशेषता होती है। लोकतांत्रिक शासन में जो भी वहाँ के जो नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलते हैं तो उन मौलिक अधिकारों को संरक्षण करने का कार्य राज्य का होता है, क्योंकि राज्य का निर्माण किसने किया है? वहाँ के लोगों ने राज्य का निर्माण किया, वहाँ के लोगों ने सरकार का निर्माण किया। तो एक सरकार का उत्तरदायित्व है कि वहाँ के लोगों को जो मौलिक अधिकार मिले उनका संरक्षण भी किया जाए। जैसे ये हो गए यहाँ का जो भारत के लोग हो गए, भारत के लोग ने मिलकर सरकार का निर्माण किया है। ये जैसे अभी जो सेंटर में सरकार है बीजेपी, तो ये बीजेपी सरकार का उत्तरदायित्व है कि जो भारत के लोग हैं उनके जो भी उनको संविधान से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, क्योंकि सरकार का निर्माण किसने किया? भारत के लोगों ने मिलकर किया। तो ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि जो भारत के लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी 100 लोग सड़क जाम करके बैठ जाएं, तो इस तरह से क्या उनके जो अन्य लोगों के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। तो ये सरकार का काम है कि जो भी अन्य लोगों के सभी लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। क्यों की जाए इसका कारण समझ लीजिए। क्योंकि सरकार का निर्माण कौन कर रहा है? सभी लोग, जितने भी जो भारत के लोग हैं वो मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। तो एक सरकार का उत्तरदायित्व हो जाता है कि जितने भी नागरिक हैं उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए। तो ये हो गए मौलिक अधिकारों की 3 विशेषताएं पढ़ ली। ये तीनों विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। और इसे आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी जो नॉर्थ कोरिया में एक शासन है किम जोंग का, तो वहाँ पे क्या लोगों को एक किम जोंग का शासन है, वहाँ लोगों को किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तो वहाँ पे अभी क्या एक उन्होंने निर्णय दिया कि 11 दिनों के लिए हंसने पे रोक लगा दी गई। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी देश में डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों को वहाँ के लोग हैं उनको मौलिक अधिकार मिले।
जबकि अभी नॉर्थ कोरिया में क्या, वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वहाँ पे लोगों को मौलिक अधिकार भी प्राप्त नहीं है। तो ये हो गए, ये होगी आज की हम लोग के मौलिक अधिकारों की विशेषताएं होगी, और हम लोगों ने राज्य को देखा कि राज्य को संविधान में किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14, 15, 16। तो हम लोग के जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो यह आज हम लोग की 3 विशेषताएं पढ़ ली। पहली क्या विशेषता हो गई कि मौलिक अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा क्या होगा, मौलिक अधिकार हमें राज्य से संरक्षण प्रदान करते हैं। और तीसरी क्या होगी, मौलिक अधिकार एक लोकतांत्रिक शासन की पहचान होती है। अगर कहीं पे भी डेमोक्रेसी है तो वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, अगर कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे आपने नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लिया, तो वहाँ के लोगों को अभी क्या है, हंसने पे रोक लगा दी गई है। तो इससे क्या है, वहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे लोगों को किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि भारत में डेमोक्रेसी है, जिस कारण यहाँ पे भारत के लोगों को मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।